हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये हम देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर 10 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेंगे और इसी से रिलेटेड मिलेंगे। चैप्टर वाइज मैंने दिया हुआ है और जहां जहां एग्जाम में क्या पूछा गया था, जैसे मार्च 22, मार्च 23, इस बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है तो वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आप लेक्चर देखिए और वन शॉट वीडियो में सारा आपका ऑब्जेक्टिव का बर्डन ट्रेस कम कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले अमोल कासारे की ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपर्स के सर्टिफाइड कॉपीज और कुछ 100 मार्क्स लाने के पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियो स्पेशल फीचर में और अलग अलग टैब में आपको फ्री डेली के जो एमसीक्यूज क्विज है वो भी आपको मिलेगा, डेली एमसीक्यूज। तो आप जाइए, बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करें, फटाफट ऐप डाउनलोड करे करके। और अगर आप कमबैक बैच में देख रहे हो बेटा, तो आप तो ऑलरेडी अपने पार्ट हो चुके हो, तो ये होने के बाद इस पे मैं आपका पेपर भी लेने वाला हूं ऑब्जेक्टिव्स का, तो उतना भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना करके। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड कंप्लीट द सेंटेंस का सवाल अब शुरू हो रहा है। 10 के 10 चैप्टर का मैं आपको करवा के दूंगा, सारा का सारा पढ़ाई, डोंट वरी। सबसे पहला सवाल, होल इकोनॉमी स्टडी। जैसे ही पूरे इकोनॉमी की बात आती है तो हम लोग किस पे जाएंगे सर? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस और नो? तो यस सर, यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स करके। ठीक है। दूसरा सवाल ये रहा अपने आपके सामने। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को सर क्या इनकम थियरी कहा जाता है, क्या प्राइस थियरी कहा जाता है, क्या ग्रोथ थियरी कहा जाता है, कि एम्प्लॉयमेंट थियरी? तो आपका आंसर रहेगा इट इज नोन एज प्राइस थियरी। तो ये दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसे आप देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर नंबर 1 से, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी कहा जाता है और होल इकोनॉमी जब आए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका आंसर रहेगा करके। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं। देखो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी एमयू इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज डायरेक्ट। अब ये तो आपने सीखा ही है कि जब आपका, ये देखो सितंबर 21 और मार्च 23 में आ गया था ये सवाल, कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, देखो आपको ये चार्ट याद आ रहा है बेटा, कि एमयू, टीयू और एमयू सिमिलर पॉइंट से शुरू होता है। जब आपका एमयू जीरो होता है तो टीयू मैक्सिमम होता है, और जब आपका एमयू नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू होता है? डिक्लाइन होना शुरू होता है ना। आपको यही पूछा गया है कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? बोलो तो भाई, क्या राइज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, जीरो होगा कि फॉल होगा? तो बट ऑब्वियस आंसर रहेगा फॉलिंग, मतलब आपका टोटल यूटिलिटी गिरेगा। आपको आंसर समझा, क्वेश्चन समझा क्या पूछा था? यस और नो? ये इस तरह का सवाल मार्च 23 में पूछा, इसके लिए थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगा। ये चार्ट आप देखिए, ठीक है, एक तरफ आपका टीयू, एक तरफ आपका एमयू। इतना तो सबको पता है, व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम। बट उन्होंने पूछा कि बताइए जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू क्या होगा? फॉलिंग। ठीक है, डन। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, इन द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बताओ कि लॉ ऑफ डीएमयू में अल्फ्रेड मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में क्या अजम्पशन लगाया था? तो आप देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर है करके। ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अज्यूम टू बी। बताओ क्या जो लॉ ऑफ डीएमयू है, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? देखो, कार्डिनल का मतलब होता है बेटा नंबर में गिनना, कार्डिनल मतलब नंबर में गिनना। ऑर्डिनल मतलब प्रेफरेंस में, जहां पे नंबर में नहीं गिना जाता। बोथ या नन ऑफ द बोथ। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे कार्डिनल। हम अज्यूम कर रहे हैं, देखो वैसे कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं गिना जाता, लेकिन एज पर लॉ ऑफ डीएमयू हमारा अजम्पशन है कि यूटिलिटी हम क्या करेंगे? नंबर्स में मेजर्स करेंगे, मतलब ही कार्डिनल। तो ये आईएमपी कर लीजिए, इसको आईएमपी कर लीजिए। एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी क्या बेटा? कार्डिनल। डन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ सैटिटी, देखो ये एक सवाल अच्छा है, जिसमें हम कहते हैं कि आपका टीयू क्या होता है बेटा? मतलब मैक्सिमम होता है, और एमयू क्या होता है? जीरो। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो, तो इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहा जाता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये आईएमपी कर लीजिए। ठीक है राजा, वापस बहुत ही सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं करके। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आप अच्छे खासा इसमें मार्क्स लेके आओगे। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, मतलब बिलो जीरो, टीयू इज, हमने तो देखा था भाई कि टीयू क्या होगा, बट ऑब्वियस फॉलिंग करके। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन सेकंड टाइम आया हुआ है, तो इस टाइम पे मार्क कर लीजिए।
ओके हम लोग जाएंगे अभी चैप्टर नंबर 3A पे। देखते देखते दोस्तों माइक्रो के 5 चैप्टर में से हम लोग थर्ड पे आ चुके हैं। 3A 3B करेंगे और उसके बाद माइक्रो वाला पार्ट डन, फिर मैक्रो पे जाएंगे और आपका कंप्लीट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन का कैटेगरी भी डन हो जाएगा। प्रेशर मत रखिए, इतनी चीजें आप लोगों को जो दे रहा हूं, जो करवा रहा हूं, इसके प्रीवियस भी वीडियो बनाए, ये भी है, आपको बस फोकस से अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। When less units are demanded at high price, it shows। पहले कंसेप्ट को समझो, यहां पे रटना नहीं है। सर जब आपके यूनिट क्या डिमांड हो रहे, लेस एट हाई प्राइस, मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड क्या होगी बेटा, बट ऑब्वियस डिमांड होगी कम, तो उसे क्या कहा जाएगा। देखो सारे ऑप्शन पढ़ो एक बार। कोई कंसेप्ट याद आ रहा है, चेंज इन डिमांड वर्सेस वेरिएशन, और वेरिएशन में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज होता है। तो मुझे बताओ आपका जो डिमांड है वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइस बदला है, तो प्राइस की वजह से तो ये वेरिएशन होगा। और डिमांड लेस, तो लेस को क्या वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए आपका आंसर रहेगा डी, कि अगर आपका डिमांड कम हुआ क्योंकि प्राइस बढ़ी तो ये वेरिएशन, और वेरिएशन में इसका आंसर रहेगा कॉन्ट्रैक्शन करके। क्लियर है बॉस, यस। ओके, द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड इट्स प्राइस, बताओ भाई डिमांड फॉर गुड्स एंड इट्स प्राइस कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, इनवर्स, नो इफेक्ट, या कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। क्या रहेगा आंसर, आंसर इज इनवर्स, क्योंकि आप देखते हो कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम, और जब आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देयर इज विच रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ठीक है। नाउ द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनकम और इंफीरियर गुड्स बोला है, सिर्फ गुड्स नहीं बोला। बच्चा क्या करता है गलती गलती में, घाई घाई में, वो बोलता है सर डिमांड फॉर ना इनकम बढ़ा तो गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट नहीं। ये मार्च 23 में सवाल था, मैंने यहाँ पे 10 बार बच्चों को बोला था, तब रिवीजन लेक्चर लिए थे, तो कि आईएमपी करो इसे, क्योंकि ये आप ऐसे ही दिमाग बंद करके नहीं लिख सकते। देखो ये तो नॉर्मल थिंकिंग है कि इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप नो डाउट, लेकिन जब इंफीरियर लो क्वालिटी गुड्स ना लोग नहीं खरीदेंगे, तो जब इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इनवर्स। आंसर क्या रहेगा, इनवर्स। लॉजिक भी मैंने बताया, ध्यान से समझिए। आपको अगर लगा होगा डायरेक्ट आंसर, तो क्यों लगा, क्योंकि आप नॉर्मल थिंकिंग में थे कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। नो डाउट ये बराबर है बेटा, इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इंफीरियर गुड्स, और इंफीरियर गुड्स से इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ा तो खराब क्वालिटी के गुड्स वो कम खरीदेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। क्या आपको ध्यान में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो बेटा जो मैं कह रहा हूं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए। और अब हम जाएंगे आगे, समझेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। देखो यहां पे ना प्रॉब्लम आता है बच्चों को। सब्सटीट्यूट की बात कर ली, सब्सटीट्यूट में एग्जांपल आप सबको पता है टी, और ये बहुत बच्चों को तो याद आ ही जाता है कॉफी। तो उन्होंने कहा कि पहले चाय 10 रुपए की मिलती थी, 100 लोग चाय पीते थे। कॉफी भी 10 रुपए की मिलती थी, 100 लोग कॉफी पीते थे। 10 की जगह अपन लिख देते 20 रुपए की मिलती। ठीक है। अब क्या हुआ, चाय का प्राइस 100 रुपया हो गया। चाय का प्राइस क्या होगा, 100 रुपया हो गया, तो चाय का प्राइस बढ़ा। देखे एग्जाम्पल में 10 रुपए का प्राइस 100 हो गया। तो अब जो पहले 100 कस्टमर थे ना बेटा, अब ये 100 कस्टमर बोले अभी मेरे को चाय नहीं परवड़ेगा, हम लोग क्या पियेंगे, कॉफी। तो ये 100 लोग भी इधर शिफ्ट हो गए, तो 200 डिमांड हो गया कॉफी का। समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जब चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड क्या हुआ, बढ़ा कि कम हो गया, 100 से 200 बढ़ा ना। तो ये कौन सा रिलेशनशिप बेटा, डायरेक्ट। तो याद रखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस। तो बच्चा क्या देखता है, प्राइस एंड गुड्स डिमांड का रिलेशनशिप, तो दिमाग में आता है इनवर्स, लेकिन आंसर इनवर्स नहीं है। तुमको बोला सब्सटीट्यूट, तो इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो आपका आंसर रहेगा डायरेक्ट। आपका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट। तो यहां तक क्या समझा, क्या लॉजिक भी समझा क्या मैंने जो बताया वो। तो याद रखना, इसे आईएमपी कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इसे समझिए और इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, और पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा करके। कम बैच में ऑलरेडी पीडीएफ, आप एक साइड में वीडियो और एक साइड में पीडीएफ दोनों ऐसे पैरेलल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन किसी को चाहिए भाई कि सर हमें भी बिना देखे करना है, तो जी आपको बिना आंसर वहां पे पीडीएफ मिलेगा। चलो यहाँ पे देखिए, सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस, ये आईएमपी करो।
बताओ भाई कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। dx इज इक्वल टू क्या राजा, फंक्शन ऑफ प्राइस, ये वाला ना डिमांड का रिलेशनशिप क्या, इस तरीके से आप सिंबॉलिकली उसे बताओगे करके। डिमांड फॉर पेन एंड इंक, तो पेन के बिना मतलब इंक के बिना पेन चलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, डन, खत्म सर। चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव इतना ही है। कॉम्प्लीमेंट्री समझता ना, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, यही। चलो, चैप्टर नंबर 3B आ रहा है। 3B में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड कर्व इज। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ बेटा। ये देखो, पहला हमारा होता है पेड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर होता है पीड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर आता है रेड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर आता है रीड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और लास्ट में होता है यूनिटरी। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मतलब आपका प्राइस चेंज हुआ 10% से और डिमांड चेंज हुआ 5% से, तो ये क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। अब ना मेरे को बताना बहुत है, फिर आप बोलोगे कि सर लेक्चर आधा आधा एक एक घंटे का हो गया। एक्सप्लेनेशन ना आप मेरा ही वीडियो देखिए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बाय अमोल कासर सर, ऐसे सर्च कीजिए आप। ठीक है, कमबैक बैच वाले बच्चे तो आपको डायरेक्टली आपका मिल जाएगा करके, वो स्पेशल वीडियो बनाया है उसमें। तो आप देखोगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब हमने देखा था स्टीपर स्लोप होता है, अगर वो रिलेटिवली, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये क्या पूछ रहे हैं। आपने समझा कि हाँ सर, अभी हमारे ध्यान में आया कि ये बात चल रही है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की, और अगर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या रहेगा, स्टीपर। ओके, अगर यही ऐसा होता कि तुम्हारा प्राइस 10% से बदला और डिमांड 50% से बदला, ज्यादा रिस्पॉन्स किया, तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का क्या रहता, फ्लैटर। रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो स्टीपर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका रहता बेटा, यूनिटरी। अब मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, तुम लोग ये लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। और हॉरिजॉन्टल किसका होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के ये कर्व के शेप है करके। ठीक है, हमको यहाँ पे पहले ये समझना था। ये आईएमपी करो, मार्च 22 में पूछा था और देखो क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला था, इसलिए इकोनॉमिक्स में बहुत बच्चों को टेंशन आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको, बोलो यस और नो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में जो कर्व का शेप है वो स्टीपर होता है। क्या होता है, स्टीपर। चलो आगे बढ़ते, 2-3 बार मैंने यहीं पे बता दिया। डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, अब देखो भाई आपको यहाँ पे कर्व निकालना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए आपको अच्छे से ध्यान में आए, इसीलिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और पैरेलल टू x एक्सिस बोला मतलब ऐसा कर्व निकलेगा। अब याद करो ऐसा कौन सी केस में होता है, वैसा ऐसा कर्व होता है मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। कहां पे होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, इसीलिए आपका आंसर आया ए। समझ में आया आपके आंसर ए क्यों लिखा करके, तो उन्होंने कहा है कि डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा कर्व निकालिए y और ये x, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज डैश डैश। अब बात किसकी चल रही है बेटा, लीनियर डिमांड कर्व की। और आपको 4 ऑप्शन है, 0 रहेगा, 1 रहेगा, इंफिनिटी रहेगा, क्या लेस देन 1 रहेगा। चलो बताओ मुझे, डेफिनेटली तो आंसर क्या रहेगा, 0। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका भी तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये लीनियर डिमांड हो गया। ठीक है, तो हमने देखा था, मतलब इसमें पढ़ाते वक्त मैंने क्या बताया हुआ है कि सेंटर में 1 आंसर होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, y एक्सिस पे इंफिनिटी है, लेस देन 1, और x एक्सिस पे 0 आंसर रहता है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि x एक्सिस पे लीनियर डिमांड कर्व में यहाँ पे अगर 0 है तो आपका, बट ऑब्वियस वही ना आंसर आ गया 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, 0। अब ये बहुत क्विक हो गया, इसके लिए जो मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है वहां पे बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया है कि कैसे होता है। लेकिन फिलहाल याद रखो ये क्वेश्चन कहां से बना, इस फॉर्मेट से, इस डायग्राम से बना हुआ था। तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, 0। अगर लीनियर डिमांड में वो बोलते वाई एक्सिस, तो आप क्या लिखते, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझो। वो बोलते कि ऐसा सेंटर में रहता, सेंटर में, तो आंसर क्या होता, 1, मिड ऑफ द लीनियर, तो 1। ठीक है, लेकिन क्या बोला, एक्स एक्सिस तो 0। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड को वाई एक्सिस, देखो आ गया, देखा, लीनियर डिमांड को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या आंसर रहेगा, इन्फिनिटी। डन, एक बार कंसेप्ट समझोगे ना तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से सारी चीजें हो जाएगी करके। दोस्तों आपको मैंने कमबैक बैच में सारे ही चीजें मतलब ये दे चुका हूं, अब भी ये वाला चीज रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको देखो इतना कोई नहीं देता बॉस।
चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में ना बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, वो आपको करना ही है, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बॉस। चलो लास्ट, ईडी इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ व्हाट बेटा, ईडी इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ क्या, लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी है, नॉर्मल गुड्स है कि कंफर्ट है, बट ऑब्वियस नेसेसिटी के केस में ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। इसका लॉजिक अगर मैं बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो सॉल्ट या मेडिसिन। लॉजिक इसके पीछे ये है कि प्राइस कितना भी कम हो जाए तो आप एक चम्मच की जगह दो चम्मच, दो स्पून नमक नहीं डालोगे, ठीक है ना। मेडिसिन अगर भाव कम है तो आप एक की जगह दो गोली नहीं लोगे, वो जितना जरूरत है उतना ही लोगे, नेसेसिटी ये आ जाएगा, ईडी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का एग्जांपल है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, मतलब ये साइन है करके। चलो दोस्तों, देखते देखते हम चैप्टर 4 पे आ चुके हैं, सप्लाई एनालिसिस। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है, लॉजिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ रहा है करके, ठीक है। बिल्कुल भी आप डरो मत, हम आपके साथ है और चीजें आपसे अच्छी तरीके से करवा लेंगे करके। चलो ओके, 4 पे आए, रेडी हो आप लोग, बोलो यस और नो। यस। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। अब देखो मैंने क्या समझा था आपको, जैसे ही पर यूनिट आया रेवेन्यू, तो आपको क्या आंसर लिखना है, एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट बोला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज रेवेन्यू। चलो मुझे आप सेकंड बताइए, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। अब इसमें कीवर्ड क्या देखना है पता है, शिफ्ट। ओके, सप्लाई कर्व ये अभी मैं बताता हूं आपको, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सप्लाई कर्व का अपवर्ड मूवमेंट होता है। अब इस साइड अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ इसे लेफ्ट कहता है, और इधर अगर शिफ्ट हुआ इसे राइट कहता है। अब बताओ कि राइटवर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट होगा ना, तो ये कुछ की कंसेप्ट आपको बताता हूं बेटा। शिफ्ट हमेशा चेंज में होता है, कहां पे होता है, चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में दो ही आंसर रह सकता है, या तो इंक्रीज मतलब डिक्रीज, नहीं तो इंक्रीज। समझ में आ रहा है क्या, वापस एक बार बताता हूं, तुम्हें रिवाइज करा के देता हूं बेटा। वेरिएशन और चेंज ये दो कंसेप्ट है, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। अगर वेरिएशन इन सप्लाई, तो वहां पे सप्लाई को मूवमेंट करता है, क्या करता है, मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर यहाँ पे शिफ्ट की जगह ऐसे होता राइटवर्ड मूवमेंट या जो भी अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो तुम्हारा आंसर एक तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं तो एक्सपेंशन आता। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट मतलब चेंज वाला कंसेप्ट है, तो या तो इंक्रीज रहेगा नहीं तो डिक्रीज रहेगा। अब मुझे बताइए बेटा कि राइटवर्ड मूवमेंट है तो आप लिखोगे इंक्रीज इन सप्लाई, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन सप्लाई। राइटवर्ड मूवमेंट मतलब सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया करके। चलो इतना समझा क्या, ओके एवरीबॉडी, रिवाइज हो रहा है, यस और नो, यस सर। देखो अब इसका आंसर बताइए, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू कहेंगे करके। क्या कहेंगे बोलो बेटा, एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला आपको याद है, ये तो अभी याद कर लो, हमने पिछले लेक्चर में देखा ही है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्या, आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो आपका एवरेज रेवेन्यू आंसर रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखना इसका आंसर क्या रहेगा करके। डैश डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। बताइए, सप्लाई के बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो आंसर रहेगा प्राइस। आंसर क्या रहेगा बेटा, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में हम प्राइस और सप्लाई का ही रिलेशनशिप देखते हैं। आगे, द लॉ ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट जनरल टेंडेंसी ऑफ। बताओ तो भाई, लॉ ऑफ सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। टेंडेंसी मतलब किसके भावनाओं के बारे में बताया हुआ है, तो लॉ ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट जनरल टेंडेंसी ऑफ सेलर्स। आईएमपी करो राजा, ये तुम्हें पता था क्या। देखो लॉ ऑफ डिमांड की जब बात आएगी, अगर ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना, लॉ ऑफ डिमांड किसका रिप्रेजेंट करता है जनरल टेंडेंसी, तो आंसर होता बाय, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये क्या पूछा, लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई किसका टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है, सेलर का। समझा आंसर, आंसर इज सेलर। ओके दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। बताइए भाई, ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चर सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, क्विकली बताइए। और ये आपको पता है, एग्रीकल्चर अगर आए तो क्लाइमेटिकल कंडीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट मतलब आंसर रहेगा, यही आंसर है। ओके, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बताइए, स्लोप डाउनवर्ड, तो सप्लाई कर्व जब तक एक्सेप्शन नहीं तो डाउनवर्ड नहीं होता करके, ठीक है। तो अब यहां पे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम क्या, लेफ्ट टू राइट। डन, चैप्टर नंबर 4 इज डन।
चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे आएंगे और आराम से समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। मार्च 2022 का पहला सवाल है, कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल, तो उसे सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। ये हमने पिछले ऑब्जेक्टिव में भी कंप्लीट किया था। आप अगर सारे ऑब्जेक्टिव देखोगे बेटा, तो इकोनॉमिक्स के पेपर में जब बैठोगे ना, तो एक ही से याद आएगा आपको, है ना। टेंशन मत लो, सब चीजें हो जाएगी। देखो, प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस रिजल्ट इन डैश डैश मोनोपोली। नेचुरल रिसोर्सेस तो खत्म ना, नेचुरल मोनोपोली, दैट्स ऑल। दो ही सवाल थे। देखो, जहां पे ज्यादा है वहां पे मैंने लिए हुए, जहां पे इंपॉर्टेंट इतना ही है, इसको इस तरह के क्वेश्चन में इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछा, खत्म। चैप्टर नंबर सर 6 का है, 7 का है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे ऑड वर्ड में हमने किया, डिफाइंड गिव इकोनॉमिक टर्म में हमने किया। तो इस तरह के स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में चैप्टर 6 7 को ज्यादा वेटेज नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव में हमने 6 7 बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चलो, क्या है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में, जरा देखेंगे कि आपके सवाल के जवाब क्या है। बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे कौन सा बजट कहा जाएगा? तो आंसर इज रेवेन्यू बजट कहा जाएगा करके। यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ, जिस बजट में आपको रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए होते हैं, उसे कौन सा बजट कहते हैं? रेवेन्यू बजट। ओके। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज, क्या दिखाता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड। हर जगह यही दिख रहा है कि लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। या आईएमपी देखो, मार्च 23 में आ गया था ये सवाल, हो सकता है आपको भी आए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है राजा? ये इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब वो खर्चा बढ़ रहा है। जब चैप्टर मैंने पढ़ाया तो वहां पे भी डिटेल में ये चीज बताई हुई है करके। ओके। चैप्टर 9 के क्वेश्चन है इसके बाद। ओके, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप एक बार लेक्चर देखिए कमबैक बैच में। ट्रस्ट मी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स का अगले 1 1.5 महीने में आराम से बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इंडिया इंक्लूड, देखो अभी 21 में, मतलब ये रिपीटर्स के पेपर होते उसमें पूछा था। अब इंडिजीनियस बैंकर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। मनी लेंडर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कमर्शियल बैंक, यस सर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग, ये भी अनऑर्गेनाइज है। तो यहां पे आपको पूछा क्या गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? तो कमर्शियल बैंक है। दैट्स ऑल, आपका 1 मार्क्स आपकी जेब में। ओके। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, बताओ स्टॉक एक्सचेंज किस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो आंसर इज कैपिटल मार्केट। क्या आईएमपी कर लीजिए बेटा। स्टॉक एक्सचेंज किस मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो कैपिटल मार्केट का। ओके। मनी मार्केट फेस द शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, अब बताओ, ये उन बच्चों को आएगा जिन्होंने उस चैप्टर को अच्छे से किया हुआ है। ठीक है। अब इस चैप्टर से ज्यादा सवाल थे, तो देखो मैंने कवरेज भी ज्यादा लिया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग, या एमपी का इसका आंसर है इनएडिक्वेट सेविंग। ओके, मनी मार्केट की बात है, मार्च 23 में पूछ लिया गया था। देखो मतलब ये बच्चों ने चैप्टर ही नहीं किया, तो 1 मार्क्स की तो लग जाती ना, ये करके जाइए। ओके। कमर्शियल बैंक एट द इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू, किसके लिए इंटरमीडियरीज है बताओ बेटा? मोबिलाइज ऑफ सेविंग एंड अलोकेशन ऑफ वेरियस, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड अलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इसके लिए या एमपी कीजिए, ये इसका आंसर। सेविंग को मोबिलाइज करना और जहां पे उस जिसको जरूरत है उस सेक्टर तक वो पैसा पहुंचाना, मोबिलाइज करना करके। दैट्स ऑल दोस्तों, 10वें चैप्टर से बस 2 3 क्वेश्चन है। आपका पेशेंस यहां तक आपने दिया, और इसी के साथ हमारा ये जो एक क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट वाला, वो डन हो जाएगा। और इतने ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब कुछ ढूंढ ढूंढ के यहां तक लाया हुआ है, बस इतना है, इसके आगे टेंशन मत लो। फॉरेन ट्रेड, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, तो कीवर्ड क्या है बेटा? परचेस। अगर तुम परचेस करोगे तो आंसर क्या होगा? इंपोर्ट ट्रेड। क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री, मार्च 22 में आया था। एक कंट्री से परचेस किया, दूसरों को सेल कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रेपोर्ट ट्रेड। आईएमपी कीजिए। और ये पिछले लेक्चर में तो हो भी चुका है, इंट्रेपोर्ट ट्रेड। फिर ट्रेड ऑफ गुड्स एंड बाउंड्रीज ऑफ नेशन सर्विस विद इन, ओके, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड बाउंड्रीज ऑफ नेशन सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट, तो भाई ये क्या होगा? इंटरनल ट्रेड होगा करके। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। दैट्स ऑल। और यहाँ पे आपका ये वाला जो सवाल था, कंप्लीट दी क्या राजा? कंप्लीट द स्टेटमेंट वाला, तो ये डन हो गया। सारे चैप्टर मैंने आपको करा के दिए जहां से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस था, और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो तक कवर करा के दिया। तो यहाँ पे आपका ये वाला लेक्चर भी समाप्त होता है दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स के इतने हम जो चैप्टर कर रहे हैं, ट्रस्ट मी,
ये जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, एटलीस्ट एक दिन पहले आप देखो या कभी भी देखो, आपको ऐसा ही लगना चाहिए कुछ नहीं किया। आप 1.5 की भी स्पीड पे देखोगे तो भी डन सर, इतना है, खत्म, हो गया। चलो यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।